गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 का बैच है, रिवीजन बैच। हम लोग पढ़ा रहे हैं EMI। आज EMI का लेक्चर नंबर 2। रिवीजन चैप्टर कौन सा है? 6 EMI लेक्चर 2 यूनिट 4 है ये। पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तीसरी मैग्नेटिज्म। देखिए, प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ। यूजिंग लॉरेंज फोर्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि जब हम रॉड JK को चलाते थे तो इलेक्ट्रॉन J से चल करके K पे जाके क्या होते थे? स्टोर हो जाते थे। याद आया? क्योंकि आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, अब क्या करेंगे? रास्ता दे देंगे। अब ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, ठीक है, इसमें ये रॉड रखी हुई है, फिक्स है ये PQRS। तो ये जो रॉड है ये फिक्स है, PQRS, ठीक है। और ध्यान रखना ये रॉड ऐसे नहीं है, ऐसे, समझ गए? ऐसे नहीं है, ऐसे। तब तो इसके ऊपर हम JK को क्या करेंगे? चलाएंगे, समझ गए? तो इसके ऊपर ये रॉड JK को हम इस तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी V से। और जैसा कि हमने पिछले टर्न पे पढ़ा था कि जैसे ही रॉड को चलाना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगते हैं? नीचे की ओर। याद है? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगते हैं? नीचे। और नीचे जाकर के K पे स्टोर हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे स्टोर नहीं होंगे क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन J से K जाने लगे, यानी पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के चलने का पाथ क्या है? JKRQJ। समझ गए? पहले क्या होता था कि J से इलेक्ट्रॉन चलते थे और K पे जाके स्टोर हो जाते थे, नहीं समझे? लेकिन अब क्या है कि क्योंकि क्लोज सर्किट मिल गया है तो अब ऐसे घूम के ऐसे वापस आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के चलने का पाथ क्या है? JKRQJ। ठीक है, JKRQJ, नहीं समझे? और करंट कैसे फ्लो होगी? करंट कैसे फ्लो होगी? पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो करंट कैसे फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट, KJQRK, KJ नहीं दिखेगा,
थोड़ा ऊपर लिखें, के जे क्यू आर के, ऐसे, समझ गए? ये पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे करंट उसके अपोजिट। क्लियर? अभी नहीं आया समझे? तो जैसे ही रॉड जे के को चलाना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे? नीचे। करंट कहाँ फ्लो होने लगेगी? ऊपर। ठीक है? और इस रॉड पे क्या लगने लगेगा? लॉरेंज फोर्स। किस डायरेक्शन में? उसके लिए रूल नंबर 2 यूज़ करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन के लिए रूल नंबर 2। ठीक है? रूल नंबर 1 का केवल एक ही जगह यूज़ होता है, जब हमें इलेक्ट्रिक करंट के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो। नहीं समझे? बाकी हर जगह रूल नंबर 2। तो राइट हैंड्स पाम रूल नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हो, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंडेड रूल भी यूज़ कर सकते हो हम लोग। ठीक है? तो फोर्स की डायरेक्शन, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? क्रॉस। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। ये क्या हो गया आपका? और कितना फोर्स हो जाएगा? आई बी एल साइन 90। ठीक है? अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालें तो एफ बी आई होता है। एफ बी आई, तो बी कैसा है? क्रॉस, आई ऊपर, तो बी क्रॉस। इसलिए तो उसको यूज नहीं करते हम। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, एफ, अच्छा बी ऐसे। ठीक है? तो बी कैसा हो गया? क्रॉस, अंदर की ओर। अरे बी है ये, और ये सब उंगलियां कहाँ है? ऊपर। ये करंट, तो फोर्स किधर आ रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हम लोग का पुराना रूल सबसे बेस्ट है। इसमें तो उंगली हाथ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा। बी क्रॉस, आई ऊपर, फोर्स इधर। इसमें सीधे सीधे फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। रूल नंबर 2 में फिंगर्स कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन। फोर्स ये आ गया। नहीं समझे? तो ये फोर्स रॉड के चलने के अपोजिट, ये फोर्स रॉड के चलने के अपोजिट, यानी ये फोर्स जो है लॉरेंज फोर्स, ये रॉड के चलने का क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है? तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की ओर। ये हम लोग लगा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल एजेंट, माइनस आई बी एल हो जाएगा। ये प्लस आई बी एल था, वो माइनस आई बी एल। ये कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन लगा रहा है? हम लोग, यानी एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर? ये फोर्स हम क्यों लगा रहे हैं? ताकि ये हमारा जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स को क्या करे? कैंसिल कर दे। नेट फोर्स कितना हो जाए? 0। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलती है? जब उस पर नेट फोर्स 0 हो। समझ गए? अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी टाइम के साथ, या फिर डिक्रीज हो रही होगी। नहीं समझे? कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी चल सकती है जब उस पर नेट फोर्स कितना हो? 0। क्लियर? चलिए, तो सपोज डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां पहुंचा, जे के से किस पोजीशन पे? जे डैश के डैश। इसको डॉटेड शो कर दो। कितनी डिस्टेंस कवर करके? डेल्टा एक्स। कितनी डिस्टेंस कवर करके? डेल्टा एक्स। समझे? तो जे के से किस पोजीशन में पहुंचा? जे डैश के डैश। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। ठीक है? कितनी डिस्टेंस कवर करके? डेल्टा एक्स। तो कितना वर्क किया गया हमारे के द्वारा, यानी एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है?
देखिए, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। जब हम एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं तो इसका मतलब हम लोग, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द रॉड फ्रॉम पोजीशन JK टू J डैश K डैश। ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द रॉड फॉर द फ्रॉम पोजीशन JK टू J डैश K डैश। ठीक है, कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, I कांस्टेंट, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, तो फोर्स भी कांस्टेंट। अभी नहीं समझे? जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन डायरेक्ट निकल आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर वर्क डन किससे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से। ठीक है, नहीं पता? एफ डैश की वैल्यू रखो माइनस IBL इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? V इंटू डेल्टा टी। नहीं समझे? V इंटू डेल्टा टी। समझ आया नहीं आया? अरे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हम ये मान रहे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचा है? डेल्टा टी। dt इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बड़ी डिस्टेंस है, इसलिए डेल्टा टी से लिख रहे हैं। ठीक है, dt के लिए बहुत पास में ले जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कितना आ गया वर्क डन? डायग्राम के नीचे लिख लिया है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक, बस इसके पहले एक लाइन लिख दिया करो। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड JK ऑफ लेंथ L इज मूविंग ऑन अ फिक्स्ड रॉड PQRS विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी V इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। ठीक है, वो तो एक लाइन तो लिख ही सकते हो। नहीं समझे? इसके बाद I इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा? Q। तो ये हो गया माइनस BVL इंटू Q। Q इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? नहीं समझे? तो समझे? देखो I इंटू डेल्टा टी। ठीक, और ये B, ये V और ये L डिवाइड कर दो, W अपॉन Q माइनस BVL। ठीक है, W अपॉन Q क्या हो गया? इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू माइनस BVL। क्लियर? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? E इक्वल टू W अपॉन Q। EMF कोई भी हो W अपॉन Q होता है। अरे यूनिट चार्ज फ्लो करने के लिए जितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है वही तो EMF होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, यहां से यहां जाने में मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हुआ? अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स तीन तरीके से चेंज होता है, या तो B चेंज हो, या A चेंज हो, या थीटा। यहां क्या चेंज हो रहा है? A, एरिया। जब रॉड यहां थी तो क्लोज सर्किट का एरिया ये था, इतना एरिया। जब रॉड यहां पहुंच गई तो एरिया इतना हो गया। अब ऐसे करंट फ्लो होगी। किसका एरिया लिया था? क्लोज सर्किट का। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई बी। फाई बी क्या होता है? बी इंटू ए होता है। थीटा तो 90 वो ही है, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होता है? परपेंडिकुलर। और यहाँ पे प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है? परपेंडिकुलर। देखो ना, ये पूरा प्लेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, प्लेन ऐसे रखा हुआ है, रॉड ऐसे है ना।
ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट कौन कौन बना रहा है? पी क्यू आर एस और जे के। क्लोज सर्किट कौन बना रहा है? पी क्यू आर एस और जे के। ठीक है। तो यहाँ पे फाइव बी की वैल्यू बी इंटू ए हो गई। बी तो कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है? ए। तो बी को बाहर ले लो, बी इंटू डेल्टा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द क्लोज सर्किट। ठीक है। चलो तो और लिख दो थोड़ा सा, और ऑफ द क्लोज सर्किट मेड बाई रॉड पी क्यू आर एस एंड जे के। क्लियर? डेल्टा फाइव बी बी ए, बी कांस्टेंट है, बाहर ले लो। यहां तक कोई दिक्कत? अगर हम निकालें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। जब इधर डिवाइड करेंगे तो उधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, यहां से यहां रॉड गया तो क्लोज सर्किट का एरिया कितना बढ़ गया? एल इंटू डेल्टा एक्स। पहले केवल इतना एरिया था, अब इतना पूरा हो गया, तो कितना एरिया बढ़ा? एल इंटू डेल्टा एक्स। नहीं समझे? तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या हो गई? एल इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स या क्या ले सकते हैं? वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एक्स या क्या ले सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अरे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो चेंज इन एरिया कितना हो गया? एल इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि जब रॉड यहां से यहां गई तो इतने तो एरिया बढ़ा है क्लोज सर्किट का, तो इतने का एरिया कैसे निकालोगे? एल इंटू डेल्टा एक्स। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैल्यू रखो, तो क्या आ गया आपका? डेल्टा ए किया क्या लिखेंगे? बी एल वी। थोड़ा उसको पीछे खिसका है। तो क्या है? बी और डेल्टा ए की जगह एल वी डेल्टा टी। क्लियर? डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल। बी वी एल, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो। ये जो बी वी एल लिखा है यहां क्या लिख सकते हैं? डेल्टा फाइव वी अपॉन डेल्टा टी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्या आ गया? ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज फैराडेज लॉ, या इसी को लिख सकते हैं डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है ना? अरे डेल्टा फाइव बी कह दो, डी फाइव बी कह दो, बात तो एक ही है। दिस इज फैराडेज लॉ। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ। अब हम देखेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। पहले म्यूचुअल इंडक्शन, वहां तक नोट कर लिया?
देखें, नोट कर लिया, म्यूचुअल इंडक्शन। घर जाके आज इसकी प्रॉब्लम ट्राई करो जाके, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नहीं ट्राई करोगे तो कोई फायदा थोड़ी ना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ट्राई करने से ही पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे। म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है दूसरे से को देख करके इंस्पायर होना, दूसरे को देख करके इंस्पायर होना, समझ गए। तो म्यूचुअल इंडक्शन में कितनी कॉइल होती हैं? 2, और सेल्फ इंडक्शन में 1। और जिस कॉइल में सोर्स लगा होता है वो प्राइमरी कॉइल, और जो बगैर सोर्स की होती है वो सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसमें कोई सोर्स नहीं है, केवल क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट स्टार्ट करते हैं, या करंट ऑफ करते हैं, या करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं। प्राइमरी कॉइल में जब हम करंट स्टार्ट करते हैं, या करंट ऑफ करते हैं, या करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो अपने आप सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी कॉइल में ना तो कोई सेल या बैटरी लगी हुई है और ना कोई वायर उसको टच कर रहा है। अपने आप सेकेंडरी कॉइल बगल में देखती है कि अरे प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, चलो हम भी फ्लो कराएं। तो सेकेंडरी कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल को देख करके सेकेंडरी कॉइल में क्या होती है? करंट फ्लो होने लगती है। क्यों ऐसा होता पता ना? क्योंकि प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में ही कौन रखा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल का क्या चेंज होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स B1। 1 जिसमें लिखा हुआ वो किसके लिए? प्राइमरी कॉइल के लिए। ठीक है, तो देखो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको उठा के दूर रख दें तो कुछ नहीं होगा। यानी म्यूचुअल इंडक्शन कब तक होता है? जब तक दोनों कॉइल एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं। समझ गए? तो जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो प्राइमरी कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बार मैग्नेट। उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल। नहीं समझे? प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो जब हम इसमें करंट को चेंज करते हैं तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और जब प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल का क्या चेंज होगा? फ्लक्स। और उसमें इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाएगा और इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगी। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कॉइल या सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता है और इंड्यूस करंट फ्लो होने लगती है। अब भी नहीं समझे? हाँ, अगर इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करें, कैसे करंट, तो भी उसमें कोई EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। नहीं समझे? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब करंट कांस्टेंट होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। नहीं समझ आया? और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। समझ आया? यानी इसमें इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट कब प्रोड्यूस होगी? जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इसलिए हम कहते हैं जब करंट ऑन करें मैं 0 से I1 या I1 से 0 या फिर कॉन्टिन्यूसली I1 को क्या करें? चेंज करें। और प्राइमरी कॉइल के लिए हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे सफिक्स 1 का यूज़ करेंगे। देखिए करंट I1, मैग्नेटिक फील्ड B1, नंबर ऑफ टर्न्स N1, फ्लक्स 5V1, इसके लिए 2 का। अब 2 में ये B1 क्यों लिखा है?
क्योंकि जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में, समझ गए? लिखे, व्हेन टू कॉइल्स आर केप्ट very close to each other, very close to each other, then and electric current is turned on, is turned on, ऐसे turned on in the primary coil, in the primary coil, or turned off, or changed, then an induced EMF and induced current, induced EMF and induced current are produced in the secondary coil. In the secondary coil, comma, this phenomenon is called mutual induction. ठीक है, डायग्राम बना लो जल्दी से। तो रीजन समझ गए ना, क्या रीजन है? सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जब प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल का क्या चेंज होगा? फ्लक्स। अब देखिए सेकेंडरी कॉइल का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, ये डिपेंड करेगा प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी है। कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम फ्लक्स, ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फ्लक्स, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ा नीचे से लिखें, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स passing through secondary coil, कितना हो जाएगा? N2 5V2 प्रोपोर्शनल टू I1। ये बात समझे? अरे कम करंट होगी प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में अगर कम करंट होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जब प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी कम होगा। हम एक टर्न के फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे कॉइल की बात कर रहे हैं। एक टर्न का फ्लक्स कितना होता है? 5V2, पूरे कॉइल का N2 5V2, समझ गए? N2 केवल है ना यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के लिए कुछ भी लिखेंगे सफिक्स किसका यूज़ करेंगे? N2 का। जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट क्या आता है? बोलो, M। क्या आता है? M। और M को कहते क्या है?
coefficient of mutual induction between two coils, where M coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन, इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। चाहे कह दो आप कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक ही चीज है, बिटवीन टू कॉइल्स। तो अब चाहे कह दो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। यहां तक कोई दिक्कत? According to Faraday's law, the induced EMF produced in the secondary coil क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू माइनस N2 d∅B2 अपॉन dt। ये तो फराडे लॉ होता है। अरे E इक्वल टू माइनस N d∅B अपॉन dt, यही तो होता है ∅B2। यहां तक कोई दिक्कत? N2 को अंदर भेज दो, माइनस डी N2∅B2 अपॉन dt। हमने N2 को अंदर भेज दिया और N2∅B2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? Mi1। क्या लिख सकते हैं? Mi1 लिख दो। E2 इक्वल टू माइनस डी Mi1 अपॉन dt। कहाँ से रखा ये हमने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। M बाहर ले लो, अगर M की वैल्यू निकालें, माइनस E2 di1 अपॉन dt, di1 अपॉन dt कितना ले लें? 1 एम्पियर पर सेकेंड। इधर लिख रहे हैं, इफ di1 अपॉन dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन M की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? E2 के। नुमेरिकल का वैल्यू ली है क्योंकि M निगेटिव नहीं होता है। देखो, अगर हम लोग di1 अपॉन dt को क्या ले लें? 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्या ले लें? अच्छा, di1 अपॉन dt है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन प्राइमरी कॉइल। 1 लगा हुआ ना, जिसमें 1 लगा होगा वो प्राइमरी कॉइल, 2 लगा होगा सेकेंडरी कॉइल। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन प्राइमरी कॉइल 10। यहां तक पहुंचे?